तो जब आप जिलाध्यक्ष बने तो आपने सोचा था कि कुछ ऐसे डिसीजन लूंगा, कुछ आपके दिमाग में कुछ अच्छे विजन हो? हाँ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला चैलेंज तो मेरा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला को मैं नंबर 1 बनाऊंगा पूरी दिल्ली के 14 जिले। संघ से जुड़ाव कब से हुआ? देखिए, संघ से जुड़ाव मेरा मेडिकल कॉलेज में ही हो गया था। आपको क्या लगता है कि यमुना इस बार स्वच्छ हो जाएगा? समय जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन निर्मल जमुना हमें माँ के रूप में दिखाई। बहुत जगह झुग्गी तोड़े जा रहे हैं। गोविंदपुरी में झुग्गियों को दे दिए गए फ्लैट्स, उसके बावजूद कुछ झुग्गियां वहां पर बन गई। जब तक सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर देगी, उनकी झुग्गियां नहीं हटाई जाएगी। देखिए, आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को दे दिया गया है। हाँ। 2500 के लिए जो कैटेगराइजेशन किया जा रहा है कि किनको हाँ। मिले किनको ना मिले, हाँ। वो मिलते ही हम महिलाओं को देना शुरू करें। अभी देहरादून एक्सप्रेस वे है, जी। वो कब इसका उद्घाटन? जी, 1 से 2 महीने में, क्योंकि उसमें कुछ खामियां रह गई थी। अच्छा। और यमुना साफ हो जाए, यमुना के किनारे पे बहुत सारी ऐसी स्थल बन जाएं जहां घूमने के लिए दुनिया से लोग आए, तो वो संभव है। आज ही की एक खबर है, अमित कुमार पीलवान ने एशियन गेम्स में माइक्रो सेकंड से हारे हैं और वो सिल्वर मेडल आज उनको मिला है। आज ही की खबर है। और सोनिया विहार से। सोनिया विहार के। और वाटर में योगा, पानी के ऊपर योगा करते हैं बच्चे। हाँ। तो वो बहुत मनोरम दृश्य होता है। भारत में एजुकेशन सिस्टम में क्या थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए कि बच्चे को 10वीं से और 11वीं से ही कुछ ऐसा काम सिखाया जाए जिससे वो कम शिक्षित भी हो तो अपना काम अच्छे से कर पाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमें लगता है डेवलपमेंट बहुत बड़े बदलाव होंगे। है। बॉलिंग मुझे में 25 वर्ष और 35 वर्ष के जो हाँ। लोग करते हैं उनके जैसी ही मैं करता हूँ। हाँ। अगर वो कभी 4 विकेट लेते हैं तो मैं भी 4 विकेट कभी कभी ले लेता हूँ। मनोज तिवारी जी अच्छा खेलते हैं और आप भी खेलते हैं। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन एंड वेरी गुड इन स्विंगर। अगर आप नेता नहीं होते तो क्या होते? तो बहुत सफल डॉक्टर होते और एक और हॉस्पिटल अब तक हो चुका होता। राजनीति में सबसे मुश्किल चीज, एक चीज जो ज्यादा मुश्किल लगता है? सबसे ज्यादा मुश्किल है सबको सेटिस्फाई करना। कहते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जीते हैं वो सभी के प्रेरणादायक होते हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष टंडन। टॉक विद टंडन के आज के पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे मेहमान जो अलग अलग रूपों में समाज की सेवा करते हैं, क्योंकि एक अनुभवी डेंटिस्ट के साथ साथ समाज सेवा में लगातार अपने सक्रिय रूप से समाज को संवारते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अभी नवनियुक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भी बने हैं। पूर्व में आप लगातार अलग अलग रूप में समाज के लोगों को सजाते हैं, हमेशा समाज के लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे आज के हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, डॉक्टर प्रोफेसर यूके चौधरी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। टॉक विद टंडन में हम सभी हर बार नए नए मेहमानों से मिलते हैं। आज एक अच्छा सिलसिला और बहुत सारी ऐसी अनकही बातें हम लोगों के साथ, आज इस पॉडकास्ट को जब लोग सुनेंगे देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि डॉक्टर यूके चौधरी जी का जो व्यक्तित्व है हम सभी को क्यों इंस्पायर करता है। तो संक्षिप्त में सबसे पहला सवाल, अगर हम डॉक्टर यूके चौधरी को डिफाइन करें तो एक समाज सेवी में, एक राजनेता में, या एक बहुत अच्छे डॉक्टर में? जी, सभी को नमस्कार। तो अगर डॉक्टर यूके चौधरी को ब्रीफ में बताना है तो एक सामान्य से भी छोटे परिवार से पैदा हुआ, धीरे धीरे एक मिडिल क्लास में तब्दील हुआ डॉक्टर यूके चौधरी, जिसके पिताजी एक अध्यापक थे और माँ एक गृहिणी थी। सामान्य से भी नीचे इसलिए कहूँगा कि हालांकि पिताजी अध्यापक थे, लेकिन माँ फिर भी 2 भैंस पालती थी और हम लोग भी उनकी सहायता करते थे हर काम में। उसके पश्चात पिताजी ने जब डॉक्टर बनाया तो धीरे धीरे मध्यम आय परिवार हुआ और अब एक संभ्रांत परिवार हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे जो ईश्वर ने तरक्की दी, वो तरक्की ना केवल एक डेंटिस्ट को एक बहुत बड़े डेंटल सेटअप में, बल्कि एक पूरे 50 बेड के अस्पताल में बदलने में सहायता मिली। और फिर उसके बाद लगभग 10-11 वर्ष पहले राजनीति में भी मौका मिला, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के माध्यम से। आप बहुत एक्टिव रहते हैं समाज सेवा में और अपने चिकित्सा क्षेत्र में भी। तो शुरुआत कैसे हुई जीवन के जर्नी के आगाज में? तो आप चिकित्सा की तरफ कैसे रुक गए आप? जी देखिए, क्या था कि मेरे बड़े भाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं अभी एम्स में, तो वो सिविल इंजीनियर थे, मतलब सिविल इंजीनियरिंग करके लौटे। लेकिन जब तक वो सिविल इंजीनियरिंग करके लौटे, सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत कम हो गया था। तो मेरे फादर ने कहा नहीं यार, आपको डॉक्टर बनाएंगे। जबकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, बावजूद उसके उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैं किसी तरीके से बायोलॉजी को भी हैंडल करते हुए डॉक्टर बन गया। तो डॉक्टर बनना तो जिसे कहते हैं एक
आज से 35 वर्ष पहले एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती थी। अब तो काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स हो गए, लेकिन उस वक्त जब बहुत कम मेडिकल कॉलेज होते थे तब काफ़ी बड़ी बात थी। तो डॉक्टर बने। डॉक्टर में भी कुछ लोगों ने सलाह दी कि डेंटिस्ट का स्कोप बहुत है, जो कि सही भी निकला विद द टाइम। अब मैं जानता हूं कि जिस वक्त हमने प्रैक्टिस शुरू करी, डेंटिस्ट तो शायद 2-4 ही क्वालिफाइड डेंटिस्ट थे पूरे ट्रांस यमुना में, जबकि अब कम से कम 5,000 होंगे। और उनमें भी ऑर्थोडोंटिस्ट जो ब्रेसेस लगाते हैं वो तो और भी गिने चुने 1-2, तो वो ठीक निकला। और जैसे ही हम एज ए स्टूडेंट बाहर निकले, और बाहर निकलते ही पहले दिन ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अध्यापक बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। तो वो एक गति पकड़ी जीवन ने, और उसके पश्चात लगता था 1-2 साल करेंगे और उसके बाद चले आएंगे, लेकिन 3 साल वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। और जैसे ही प्रमोशन एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के लिए हुआ, वैसे ही फिर हमने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। और प्रैक्टिस शुरू होने के साथ साथ प्राइवेट डेंटल कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। बचपन से लेकर जब किशोरावस्था आई तो ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको इंस्पायर किया कि मुझे इसकी तरह बनना है, या किसी का व्यक्तित्व आपको प्रभावित किया? देखिए, वैसे तो जब बचपन होता है तो बहुत सारी चीज़ों में रोज़ रोज़ नए मिलते हैं, लेकिन जब मिडिल एज था तो मिडिल एज मैं गुर्जर समाज से था, तो मिडिल एज जब आई तो मेरा अट्रैक्शन बहुत डायनेमिक लोगों की तरफ भी हुआ। जो डायनेमिक से मेरा मतलब ना केवल लीगल डायनेमिक, लेकिन वो इलीगल डायनेमिक भी जिसे कहते हैं। अच्छा। जैसे कुछ जिसे कहते हैं कि कोई हमारे एरिया में कोई बदमाश है तो बड़ा हो ही वो बहुत बड़ा है, तो वो अट्रैक्ट करता था जब हम 7, 8, 10, 12 साल की उम्र के हुए। लेकिन वही बात है, जिसको जब संभलना होता है तो संभलना होता है, और संभले। और संभल के जब शिक्षा प्राप्त की तो उसके बाद बड़े बड़े डॉक्टर्स थे दिल्ली में, बड़े नाम थे। मैं आज नाम लूँगा तो डॉक्टर SP अग्रवाल, अच्छा, डॉक्टर अनिल कोहली, डॉक्टर बाली, डॉक्टर, मतलब मैं 8-10 नाम ले सकता हूँ, जो एक जिसे कहते हैं कि हमारे लिए मोरल थे, एक मिसाल थे कि उन्होंने किस प्रकार से, कोई उनमें से प्रधानमंत्री का डेंटिस्ट रहा, कोई उनमें से राष्ट्रपति जी का डेंटिस्ट रहा, और समय समय पर उन्होंने बहुत ऊंचाइयां हासिल करी। तो उन्होंने प्रेरित किया एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत अच्छा। लेकिन कंपैरिजन था कि क्षेत्र थोड़ा ट्रांस यमुना चूज़ किया। अच्छा, क्योंकि जैसे परिवारों से मैं निकल के आया था, मेरी फील वैसी ही थी। समबडी टोल्ड के वहाँ प्रैक्टिस करो, लेकिन मुझे लगा कि जहाँ पे हूँ उसी स्तर पे प्रैक्टिस शुरू की जाए। बेशक एक ट्रीटमेंट जो वहाँ पे 10,000 का होता है वो 1,000-2,000 का यहाँ हो, लेकिन उसकी वजह से शुरुआत अच्छी मिली। तो उसके बाद राजनीति के क्षेत्र की बात करूँ मैं, हाँ, तो राजनीति के क्षेत्र में मनोज तिवारी जी ने जो मुझे राह दिखाई, अच्छा, हमारे सांसद रहे। हाँ, और जिसे कहते हैं आप राजनीति में 20 वर्ष में आइए या 45 वर्ष में आइए, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो जीरो से ही शुरू होता है। बिल्कुल। तो उस लर्निंग प्रोसेस में हमारे विधायक जी हैं, इन सब से सीखने को मिला किस प्रकार से एक धीरे धीरे संयम को बढ़ाना है और राजनीति में सफल होना है। तो आपका चिकित्सा का जो क्षेत्र है, क्योंकि मोरल हॉस्पिटल हमें लगता है ट्रांस यमुना में टॉप 10 में से एक गिनती आती है, जहाँ पर 50 से भी ज़्यादा बेड हैं, बहुत सारे मरीजों को यहाँ से ठीक होते हमने देखा है। और मोरल हॉस्पिटल समय समय पे बहुत सारे ऐसे सोशल कॉज भी करते रहता है, मैंने देखा है इसमें। और आपका एक स्कूल भी चलता है सेंट मोरल ग्लोबल स्कूल। तो इस सब के साथ साथ समाज सेवा के लिए और राजनीति के लिए क्या वक्त निकल जाता है? जी बिल्कुल, टफ तो होता है। अभी जैसे नेक्स्ट कार्यक्रम लगा है, मुझे पता है मैं आधे से पौना घंटा वहाँ लेट हूँ, बट विल मैनेज। तो बहुत मुश्किल होती है, लोगों से एक काम नहीं संभलता है, और जब आप बहुत सारे काम ले लेते हैं तो मुश्किलात तो होती हैं। आपको हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको फैमिली के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन हो तो जाता ही है। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व अभी जो 11 वर्ष पूरे हुए हैं, इसमें बहुत सारे अच्छे अचीवमेंट्स हमने देखा है कि भारत को एक, क्योंकि अभी हमने देखा जापान को पछाड़ते हुए हम चौथे स्थान पर आ गए अर्थव्यवस्था में। तो क्योंकि मैं राजनीति, क्योंकि आप खुद अभी उत्तर पूर्वी दिल्ली का कमान संभाले हैं, जिलाध्यक्ष बने, तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप महामंत्री भी रहे, और ओबीसी मोर्चा में जब आप दिल्ली प्रदेश में भी थे तब भी लोगों को जागरूक कर रहे थे, भाजपा से जोड़ रहे थे। तो आप ये जो लगातार इस गति को आप लगातार बनाए रखते हैं समाज सेवा में, और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार में लगातार आगे रहते हैं, तो जब आप जिलाध्यक्ष बने तो आपने सोचा था कि कुछ ऐसे डिसीजन लूंगा, कुछ क्विक डिसीजन लूंगा, या कुछ विजन के साथ आपने जिलाध्यक्ष जब बने तो कुछ आपके दिमाग में कुछ अच्छे विजन होंगे? बिल्कुल, पहली विजन तो यही है कि
एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होने के नाते बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनकी थीसिस में मदद करी, और बहुत सारे बड़े बड़े काम किए एजुकेशन में। 4 साल प्रिंसिपल भी रहे, एक बिल्कुल। तो एकेडमिक्स भी है। हाँ तो हाउ टू मैनेज जो है वो अच्छा आता है। हाँ तो मुझे लगता है कि सबसे पहला चैलेंज तो मैं यह कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला को मैं नंबर 1 बनाऊंगा पूरी दिल्ली के 14 जिले में, बहुत अच्छा। और उसके लिए प्रयास जो है जारी है। अभी नई टीम बननी है, पुरानी टीम भी बहुत एक्टिव है, हाँ। अच्छा काम कर रही है। हाँ लेकिन जैसे जैसे मैं भी अभी सीखने के प्रोसेस में हूँ बिल्कुल। जिला अध्यक्ष के लिए। हाँ तो वो जैसे जैसे मेरी शिक्षा 1-2 महीने में पूर्ण हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में तो जिले को नंबर 1 बनाना। दूसरी बात है कि अगर कोई जिले में, पूरे जिले की 5 विधानसभा में कोई गुटबाजी है, हाँ कोई पुराना व्यक्ति नए को पसंद नहीं करता, कोई नया पुराने को पसंद नहीं करता, कोई बहुत सारी ऐसी चीज़, उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, हाँ वो मेरे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि मैं एक भाजपा परिवार को परिवार ही बनाना चाहता हूँ अपने उत्तर पूर्वी के, और मुझे लगता है कि मैं उसमें, मेरे बुजुर्ग अगर मेरी हेल्प करेंगे, वरिष्ठ जितने भी हैं जो भाजपा में रहे, आज दायित्व पे भी नहीं है, वो बड़ी मदद करेंगे इसमें, और इस भाजपा को एकदम संगठित भाजपा बनाएंगे। एक शिक्षित व्यक्ति एक सब समाज का निर्माण करता है, और आप खुद क्वालिफाइड हैं, लोगों को जोड़ते भी हैं। हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को आप निःशुल्क भी सिखाते हैं, बहुत सारे बच्चों को प्यार से समझाते भी हैं, डांटते भी हैं, क्योंकि एक अच्छे डेंटिस्ट बनना, क्योंकि आप तो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। आप जब अलीगढ़ में जब आप बच्चों को सिखाते एज ए प्रोफेसर, आपने जो 4 साल का जो कार्यकाल रहा, और आप हॉस्पिटल में भी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा सिखाते हुए, और वैसे ही भाजपा में भी आप लगातार सक्रिय रूप से जुड़े रहे। संघ से जुड़ाव कब से हुआ? देखिए, संघ से जुड़ाव मेरा मेडिकल कॉलेज में ही हो गया था। मैं बताना चाहता हूँ 1989 की। अच्छा। मेरे से एक जूनियर थे, जो 6 महीने जूनियर हमसे थे, सुनील गुप्ता। अच्छा। आज भी डॉक्टर सुनील गुप्ता, ही इज़ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। वो खुर्जा से बिलोंग करते थे, और वो एक शाखा लगाते थे। अच्छा। और शाखा में तो हम महीने में 2 या 4 बार ही जाते थे, लेकिन जो गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम था वो बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता, उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। और वहीं से नींव पड़ गई थोड़ी थोड़ी, लेकिन फिर क्योंकि एएमयू गए, फिर थोड़ा सा समय बीच में से ले, लेकिन जब यहाँ पर आए तो यमुना विहार क्षेत्र में जो अपनी गुरुद्वारा बस्ती है, गुरु गोविंद सिंह शाखा है, हाँ। तो वहाँ से संघ की जो रफ्तार पकड़ी 2001 में, वो अभी तक अनवरत चालू है। वैसे आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको जिलाध्यक्ष का पद जब मिला है तो आप हर तरफ भाजपा ही भाजपा है। खासतौर से अभी देखा, जैसे केंद्र में मोदी जी हैं, और बहुत दिन से हम लोग इस बनवास को देख रहे थे कि दिल्ली में भाजपा कब आए। तो अब आदरणीय रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम बन चुकी हैं, और यहाँ तक कि एमसीडी में भी इस बार पूरे भाजपा ही भाजपा हो गए। तो अब हमें लगता है कि बहुत सारे रुके हुए काम दिल्ली के लिए बहुत आसानी से होंगे। ये दायित्व नहीं, एक तरह से एक जिम्मेदारी मिली है कि जब सब कुछ हमारे पास है और किसी कार्यकर्ता को नाखुश छोड़ दें या किसी की संवैधानिक कोई परेशानी दूर ना कर पाएं, तो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो ट्रिपल क्या 4 इंजन की सरकार हम कहेंगे। आप अगर देखें तो केंद्र सरकार हमारे साथ है, हमारी है, दिल्ली सरकार हमारी है, एमसीडी हमारी है, एमसीडी के मेयर हमारे हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हमारी हैं, और अगर देखें तो गवर्नर भी हमारे साथ हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केजरीवाल इस्तेमाल करते थे। हाँ। हर बात पर ये कहना कि मुझे ये काम नहीं करने दे रहे, मुझे ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो काम उनसे नहीं होता था उसके लिए भी वो किसी न किसी तरीके से दोषारोपण छोड़ देते थे। तो वो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। और कार्यकर्ता 26 से 27 वर्षों से अपनी तपस्या को जो है जब सफल होते देख रहा है, हाँ। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी क्षेत्रवासी, कार्यकर्ता की तो बात ही अलग है, कोई भी क्षेत्रवासी हमारा किसी समस्या से परेशान ना हो, उसकी समस्या को जल्द से जल्द हम हल कर पाए। क्योंकि आप यमुना विहार में के नज़दीक हैं, और उत्तर पूर्वी दिल्ली में यमुना पड़ती है। यमुना की सफाई बहुत जोर शोर से हो रहा है, मैंने देखा है। और रेखा गुप्ता जी शुरुआत जैसे शपथ लिया तुरंत यमुना में आरती के लिए गई। तो आपको क्या लगता है कि यमुना इस बार स्वच्छ हो जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, मास्टर प्लान की ज़रूरत है, और जो प्लान बनाया है अभी, बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं, जो जिस तरीके से प्लान किए हैं और लगाने शुरू कर दिए हैं, वो बहुत, जिसे कहते हैं, बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि यमुना की अपनी गंदगी नहीं है। आप थोड़ा दूर 10 किलोमीटर आगे देखेंगे, हरियाणा की तरफ जाती है तो स्वच्छ यमुना है। और यमुना यहाँ से गंदी हुई, कालिंदी कुंज पे परम गंदी हुई, और उसके बाद फिर जो है यमुना थोड़ा थोड़ा करके साफ होना शुरू हो जाती है। तो यमुना की गंदगी को जो इसमें डाला जाता है, अगर वो जो गंदगी है, अगर उसको हम ठीक से ट्रीट करके डालेंगे और कुछ नालों को ठीक से उसका उपाय करेंगे,
तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। समय जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन निर्मल जमुना हमें माँ के रूप में दिखाई देगी। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे रेखा गुप्ता जी आए हैं, बड़े एक्शन में है, बिल्कुल बहुत सारे प्लान प्रभावी तौर से, क्योंकि प्रदूषण पे, जल जो अभी बहुत सारी सफाई नहीं होती थी नालों की, वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। मैं तो चाहता हूँ अच्छी दिल्ली बने, हम सभी गर्व से कहें, हम सभी देश की राजधानी में रहते हैं। एक थोड़ा तीखा सा सवाल है कि मैंने देखा है कि जब भी चुनाव आता है तो भाजपा के बहुत सारे लोग झुग्गियों में जाकर प्रवास करते हैं। आप भी गए हैं बहुत सारे लोगों के साथ, मैंने देखा भी है। तो जैसे अभी बहुत जगह झुग्गी तोड़े जा रहे हैं, तो इसका कुछ प्लान है या इसका कुछ ऐसा बीच का अल्टरनेटिव निकले जिससे गरीब लोगों की झुग्गियां ना टूटे, या उन अधिकारियों के साथ कुछ सख्ती की जाए जो 7 साल इसको बसने दिए अनऑथराइज तरीके से? मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, बड़ा र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, और खास तौर से दूसरी पार्टियां जो हैं जिस चीज़ में माहिर हैं, 3 प्रकार की झुग्गियां अभी तोड़ी गई हैं। मद्रासी कैंप, एक जो गोविंदपुरी में फ्लैट्स जिनको दे दिए गए वो, और तीसरे नंबर पे कुछ रेलवे स्टेशन के बगल में बिल्कुल जहाँ पे सिग्नल नहीं दिखाई देते और जहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क जान का है, छोटी छोटी घटनाएं रोजमर्रा में होती रहती हैं, बच्चे पटरियों पे खेलते हैं, ऐसी जगह की कुछ जगह जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हटाई गई। अच्छा जी, तो गोविंदपुरी में झुग्गियों को दे दिए गए फ्लैट्स, उसके बावजूद कुछ झुग्गियां वहां पर बन गई। तो जाहिर सी बात है, पुरानी सरकार में फिर किसी ने बसा दिया उनको। जो मद्रासी कैंप के आसपास का मामला है वो है वहां के जो नाले की सफाई का। जब तक वो झुग्गियां वहां पे कोई मशीन नहीं जा सकती, उसकी सफाई नहीं होती, तो वो बाढ़ का सामना हमें करना पड़ जाता है बारिश के दौरान। हाँ। तो इस प्रकार की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे की गई वो गई। कोई बड़ी झुग्गियां किसी प्रकार की, आप देखिए आपके नजदीक सीलमपुर झुग्गियों से है, दिलशाद गार्डन झुग्गियां, मतलब कहाँ झुग्गियां नहीं है। बिल्कुल। आप गोकलपुरी देखिए, कोई झुग्गी नहीं हटाई गई। अच्छा, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं, जब तक सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर देगी उनकी झुग्गियां नहीं हटाई जाएगी। विरोधी एक बात और बार बार बहुत जोर शोर से आवाज़ उठाती है, क्योंकि वो पहले बैठक में जो पास होना था 2500 रुपये का महिलाओं को। जी हाँ, देखिए, वो एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि किनको देना है किनको नहीं देना है। बिल्कुल ठीक। तो बस वही एक थोड़ी सी बात है। देखिए, आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को दे दिया गया है, स्टार्ट हो गया है ट्रीटमेंट, और बहुत बड़ी संख्या में लोग इलाज लेना शुरू हो गए। मुझे लगता है कुछ दिन की बात है, तो ये वाला मसला जो है वो सुलझ जाएगा। 2500 के लिए जो कैटेगराइजेशन किया जा रहा है कि किनको मिले किनको ना मिले, वो मिलते ही हम महिलाओं को देना शुरू कर देंगे। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि इस बार जैसे एक तो आपके सांसद मनोज तिवारी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक्टिव के तौर से जुड़े रहते हैं और खासतौर से सक्रिय रूप से भाजपा के बहुत सारे लोगों को जोड़कर चलते हैं। आप उनके एक्टिव टीम में मैंने हमेशा देखा है, जिलाध्यक्ष थे तब भी, महामंत्री थे तब भी, और जब कोई पद नहीं था तब भी आप लगातार एक्टिव रहे। तो मनोज तिवारी की भूमिका हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए कैसे, अब उस 11 साल जो अभी हमारे मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, 10 अभी इनका भी सेकंड टर्म चल रहा है, तो इनको 10 में से कितने मार्क्स देंगे? देखिए, 10 में से मैं 10 देना चाहूँगा। और उसकी वजह है, कम से कम 20 काम मैं ऐसे गिनवाता हूँ आपको जो पहले कभी नहीं हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली। ये एलिवेटेड जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से मेरा गांव है करीब 60 किलोमीटर दूर, मैं आधे घंटे में अपने गांव पहुंच जाया करूँ। बिल्कुल। ये जो डबल और ट्रिपल डेकर मेट्रो जारी है, ये मुझे लगता है कि अगर मनोज जी नहीं होते तो ये इधर से पास होके इधर नहीं जाती। और अब हम हर दुनिया की हर जगह से, दिल्ली की हर जगह से जुड़ गए हैं। जैसे ये रिंग रोड कंप्लीट होगी आदर्श नगर के पास बुराड़ी होते हुए, तो एयरपोर्ट हो या दिल्ली का कोई न, जैसे रिंग रोड के वहाँ से हम वहाँ तक जाएंगे और उसके बाद किसी भी डायरेक्शन में निकल सकते हैं बाय मेट्रो। तो ये उनकी देन है। केंद्रीय विद्यालय पिछले 70 सालों में की सरकारों ने एक भी केंद्रीय विद्यालय उत्तर पूर्वी में नहीं था। बिल्कुल। एक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, दूसरे पे काम चल रहा है खजूरी पे, तीसरे की जमीन अलॉट होकर उसमें मिट्टी भराई और बुराड़ी में काम हो रहा है। तो आप 3 की देन 11 साल में। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस, यमुना बिहार, मतलब उत्तरी पूर्वी दिल्ली में एक पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है। उसके बाद आप कहेंगे जो हॉल्ट यहाँ पर रेलवेज का था, शाहदरा के बाद नहीं था, मंडौली सबौली, वहाँ बहुत सारी ट्रेनें अब रुकने गई और उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। अगर आप देखें तो जो हमारे सिग्नेचर पुल की बात करें, जब सांसद जी आए तो सिग्नेचर पुल राष्ट्रपति शासन था, और पैसे की कमी से काम रुक गया था। उन्होंने फिर अपनी सरकार से बात करके सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से काफ़ी पैसा दे के इसको कंप्लीट कराया। आप देखेंगे जो शास्त्री पार्क है, उसके ऊपर जो फ्लाईओवर, सीलमपुर फ्लाईओवर, मतलब मैं गिनवाना शुरू करूं तो लगभग 20 काम मुझे ऐसे ध्यान है कि जो हो नहीं सकते थे,
अगर उनका इनिशिएटिव ये एलिवेटेड कहीं और से गुजरना था, उन्होंने कहा नहीं मेरे क्षेत्र से गुजारिए। हाँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने मेहनत की हैं और उसमें बहुत सफल हुए हैं। और देखिए कितना बिजी रहते हैं वो। मैं ये हाँ। बताना चाहता हूं कि पार्टी के 365 दिन में से लगभग 150-200 दिन पार्टी उनको बाहर भेजती है। अच्छा। पूरे देश का किसी भी सिटी का इलेक्शन हो, चाहे काउंसलर का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, अभी बिहार इलेक्शन। यस, उनकी ड्यूटी जरूर लगती है, क्योंकि बिहार और पूर्वांचल की संख्या ही हर क्षेत्र में इतनी है कि कोई भी देश का लुधियाना, जालंधर, गुड़गांवा, आप बेंगलोर, मुंबई कहीं बात करिए, बिहार पूर्वांचल का वोटर इतना है जो उनसे हाईली इन्फ्लुएंस्ड है और उनकी वजह से वोट करता है। इसलिए उनका टाइट शेड्यूल होते हुए भी वो किसी तरीके से हम लोगों के बीच में हमेशा आते हैं। एक मोस्ट अवेटेड जो हमारा जो अभी देहरादून एक्सप्रेस वे है, जी। वो कब इसका उद्घाटन जी, होगा? 1 से 2 महीने में, क्योंकि उसमें कुछ खामियां रह गई थी। अच्छा। और कुछ जगह अतिग्रहण की बात है, सहारनपुर के आसपास है, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम से उनके हाँ। कंप्लीट होते ही हम देखिए 2 महीने में, हो हाँ। सकता है 1.5 महीने में भी स्टार्ट हो जाएगा। हमें लगता है उत्तर पूर्वी दिल्ली का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर हमें नन नगरी से के आगे से शुरू करें तो आप बुराड़ी तक पहुंचते हैं, जी। और आपका कार्यक्षेत्र भी लगातार, तो लोगों का क्योंकि अब जैसे अभी नए जिलाध्यक्ष बने तो लोगों का टीम बनाना शुरू हो गया, या क्योंकि जी, अभी बिल्कुल उस पे मोटी मोटी बात जो है वो रख ली गई है। हाँ। सभी वरिष्ठ लोगों से, परिवार से, हमारा संघ परिवार से, हर तरह से बात हो गई है काफ़ी हद तक। कुछ 1-2 लोगों से बात करके उसे अगले 2-3-4 दिन में हम लोग फाइनलाइज करेंगे। और मेरे लिए बड़ा नहीं है, क्योंकि मैं तो जिला महामंत्री पहले भी रहा, तो पूरा बुराड़ी और तिमारपुर ये विधानसभाएं ऑलरेडी हमारे क्षेत्र में रही हैं। तो करावल नगर, गोहंडा और सीलमपुर, इन 5 विधानसभा में हमारा क्षेत्र है, तो कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि ये है कि जिस प्रकार से परिवार बड़ा हो गया है भाजपा, संगठन में सीटें कम हैं, मुश्किलात तो झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि आप लगातार जब एक्टिव रहते हैं, मोदी जी के बहुत सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं, तो अगर 11 साल की प्रमुख उपलब्धियां अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की कही जाए तो वो क्या हो सकती है? देखिए, अरबों खरबों की योजनाएं, पर मैं आपको वो योजना बताना चाहता प्रमुख हूं बिंदु जो जीवन में किसी ने सोचा नहीं। शौचालय, महिलाओं के लिए शौचालय, हर घर में शौचालय। किसी ने सोचा था? महिला इंतजार करती थी अंधेरा होने का, तब वो शौच जाएगी? नहीं सोच पाया कोई भी। उज्ज्वला योजना, माँ अंधी हो जाती थी, धुआं उठता था, धुएं में आंख खराब हो जाती थी, खाना बनाते बनाते पूरे 20-20, 30-30 लोगों का परिवार होता था पहले। तो उज्ज्वला योजना से जो गैस उपलब्ध कराई है, 80% गांव के घरों में भी नल से जल पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल। आखिरी गांव तक बिजली देना कोई छोटी बात नहीं है। सौर ऊर्जा से ऊर्जा उपलब्ध कराना, बिजली उपलब्ध कराना कोई छोटी बात नहीं है। ये तो बहुत छोटे छोटे से उदाहरण जो हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को लगातार कोविड के समय से लेकर और अब तक भोजन देना बहुत बड़ी बात है। कोई भूखा पेट ना सोए। घर, बहुत बड़ी संख्या में घर दिए गए हैं बनाने के लिए, पैसा दिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में किसानों को, लगभग 18 करोड़ परिवारों को, किसानों को जो है वो हर 4 महीने पे 3,000 की किस्त एक सम्मान निधि के रूप में देना। तो जो जो तबका है, रेहड़ी पटरी वालों को लोन, डायरेक्ट बेनिफिट जो पैसा दिया जा रहा है, जो कि पहले कहा जाता था, राजीव गांधी खुद कहते थे 1 रुपया भेज दें तो 15 पैसा पहुंचता है, वो डायरेक्ट 100 का 100% पहुंचना। जनधन खाते खुलवाना, कितने करोड़, 60-70 करोड़ खाते खुलवा देना और उनमें डायरेक्ट बेनिफिट से पैसा देना। आप, ये छोटी बात नहीं है। हर चीज का डिजिटाइजेशन, जो टैक्स की प्रक्रिया है, जीएसटी हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रही है। आप सड़कों का जाल देख ही रहे हैं। आप जहां 6 घंटे में जाते थे वो 2, 2.5, 3 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। आप हरिद्वार की बात करें, देहरादून की बात करें, आप लखनऊ की बात करें, आप, मतलब मैं कहता हूं कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर सड़कों का जाल अभी नहीं है, और अभी और बहुत कुछ बनना है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में टनल्स, दिल्ली में यशोभूमि, दिल्ली में भारत मंडपम, दिल्ली में पेरिफेरल, ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है। उसी से पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ है। तो अगर पूरा दिन भी बात की जाए इस मुद्दे पे तो बात की जा सकती है। और चौथी, अर्थव्यवस्था आपने बता ही दिया है। आने वाले समय में 2-3 साल में हम तीसरी होंगे, और वो दिन दूर नहीं है जब 2047 का विकसित भारत की जो कल्पना है वो पूरी होने वाली है।
अभी हाल ही में जो पहलगांव में अभी धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी गई, 26 या 27 लोगों को, बेकसूर लोगों को मार दिया गया। उसका जो जवाब मोदी जी के नेतृत्व में मिला और सेना ने जो अपना ताकत दिखाया, आप इसे ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देखते हैं? शानदार और जानदार, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हम्म, और सबसे बड़ी बात है, ये वही भारत है जो शांति के गीत गाता है, आंख से आंख मिलाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने सब कुछ उनको नुकसान किया, हर आतंकवादी को मारा, तो उसके बाद जब 50 देशों ने ये कहा नहीं युद्ध रुकना चाहिए, तो हमने उसी भारत की गरिमा को बनाते हुए युद्ध को रोका भी और अपने पड़ोसियों की और बाकी के लोगों को बात माना भी। ऐसा नहीं कि जो यूक्रेन और रूस नहीं रुक रहा है, जो इजराइल और बहुत सारे कंट्रीज नहीं रुक रहे हैं, अब ईरान आज से शुरू होने वाला है, तो 50 युद्ध हो रहे हैं, लेकिन हम बुद्ध की भूमि है, युद्ध की भूमि नहीं है। हाँ। इसलिए हमने बहुत शांति के साथ काम किया है। इसमें बहुत अच्छा कुशल नेतृत्व रहा हमारे देश के प्रधानमंत्री का, क्योंकि एक तरफ ज़्यादा युद्ध के तरफ हमारे देश को धकेला नहीं, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र चाहे जितना भी विकसित हो, युद्ध में खर्चे बहुत आते हैं और देश बहुत पीछे चला जाता है। और इमीडिएट जैसे युद्ध खत्म हुआ लोगों के जैसे हस्तक्षेप के कारण, और उसके बाद तुरंत हम लोग चौथे स्थान पे आ गए अर्थव्यवस्था में। तो हमारी वो पटरी भी बनी रही अर्थव्यवस्था की भी, बिल्कुल और ठीक। उसको बदला भी ले लिया गया। और हमें बढ़िया एक युद्ध हुआ, छोटा सा, पता लगा हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ है। हाँ जो टेक्नोलॉजी हम महाभारत में सुनते थे, हाँ शब्द देख के बाण और पता नहीं क्या क्या, हाँ। तो वो देखिए टेक्नोलॉजी हमने घर में घुस के मारा है। लेकिन कुछ लोग अपने देश में रहते हैं और वो पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। सोशल मीडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। धर्मांध लोग हैं, धर्म से अंधे हुए लोग हैं। हाँ, मुझे लगता है उनको वीज़ा ले लेना चाहिए पाकिस्तान का और उधर शरण लेनी चाहिए जाके। खास तौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली में, जो कि दंगे से भी पीड़ित रहा। कोरोना काल में मैंने देखा आपको मनोज तिवारी जी के साथ ट्रक से बहुत सारे लोगों को अनाज, राशन किट प्रोवाइड किया। और खुद आप चिकित्सक हैं, आप भी कोविड से पीड़ित हो गए थे, लेकिन आपका अस्पताल का दरवाजा उस समय खुला था। तो कैसा लगता है एक चिकित्सक जो लोगों की जान बचाता है? आनंद का क्षण था। हाँ, और मुझे लगता है कि ईश्वर ही वो शक्ति देता है कि मैं अपने कोविड के 50 पेशेंटों से पर डे 3 टाइम्स मिलता था। जब उनके रिश्तेदार नीचे खड़े हुए, 200 मीटर दूर खड़े हुए हॉस्पिटल से बोलते थे हम तो मुंबई में हैं, हमारे मरीज की तबीयत कैसी है। कोई हस्बैंड था, कोई बच्चा था, कोई माँ थी, कोई वाइफ, मतलब आप समझिए उतना डरे हुए थे लोग। हाँ, कि अपने परिवार को भी छूने और देखने को नहीं आना चाहते थे। ईश्वर शक्ति देता है और वो अच्छे काम कराता है। तो आपको कभी डर नहीं लगा कि आपके साथ भी एक नहीं, परिवार मुझे जुड़ा है? कोविड हो चुका था और कोविड होने के बाद मुझे लगा कि दोबारा कोविड होना इतनी जल्दी असंभव, हालांकि दूसरी बार फिर हुआ। हाँ, 4-5 महीने के बाद। हाँ। लेकिन उस वक्त मुझे लगता है वो जुनून भी था और थी, तो डर खत्म हो गया था। अच्छा जी। जब आप चिकित्सा के साथ साथ अपने समाज सेवा के लिए शेड्यूल बनाते हैं और थोड़ा बीजेपी के लिए भी समय निकालते हैं, तो तीनों को मैनेज कैसा करते हैं? देखिए अभी जैसे मैं बताऊं, जैसे छोटे छोटे, जैसे मैं सिंगिंग पसंद करता हूं, हाँ, तो रात में 11 बजे 12 बजे कभी मेरे मित्र बैठे होंगे तो हम गाना गा लेते हैं। क्रिकेट का शौक है, कभी जब मौका मिला, भाई पार्टी का काम हुआ, 3 घंटे के लिए गए, क्रिकेट खेल के आ गए। हाँ, फिर उसके बाद परिवार का कोई काम है वो निपटा लिया। हॉस्पिटल ज़्यादातर अब वाइफ कंट्रोल करती हैं, सारा देखती हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि व्यस्त है, तो वो जो चीज़ें मैं देख सकता हूँ मैं वही हाँ, देखूंगा। हाँ, और फिर उसके बाद सामाजिक जीवन भी होता ही है। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ सबके साथ होता है, लेकिन सब धीरे धीरे से शेड्यूल बन जाता है कि भाई आज क्या प्रायोरिटी है आज उसकी। अगर आप जिस तरीके से आप चल रहे हैं, हमें लगता है कि और भी बहुत बड़ी लाइन आपके लिए अभी हम भाजपा ने सोच रखा होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी बहुत बड़ा डेजिग्नेशन दे दिया जाता है। अब इसका एग्जांपल रेखा गुप्ता जैसे भी समझ सकते हैं, मोहन यादव जैसे भी संपर्क देख सकते हैं कि कैसे वो सीएम बन गए। तो आने वाले समय में आपकी कुछ ऐसी योजना जो चाहते हैं कि भाजपा में या देश में, और खासतौर से उत्तर पूर्वी दिल्ली में इम्प्लीमेंट हो, उसको योजना कुछ? देखिए, एक तो मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरी कोई योजना आगे के लिए नहीं होती कभी भी, क्योंकि पार्टी न्याय करती है। आप जैसा ईमानदारी से काम करते हैं, पार्टी के लिए समर्पण रखते हैं, पार्टी समय आने पर सब कुछ देती है और देखती है। लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को वैसी दिल्ली देखना चाहता हूं जैसी ईस्ट दिल्ली है, कम से कम उतनी। मैं साउथ दिल्ली की बात करूं, सेंट्रल दिल्ली की बात करूं, नई दिल्ली की बात करूं, वो नहीं जमता। हाँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर अनऑथराइज कॉलोनीज हैं। हाँ, लेकिन सुविधाएं वैसी हों, कुछ स्टेडियम बन जाएं, हाँ, कुछ अच्छे पार्क्स बन जाएं, हम घूमने के लिए दूसरी तरफ ग्रीनरी की तरफ जाते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर हो जाएं और यमुना साफ़ हो जाए, यमुना के किनारे पे बहुत सारी ऐसी स्थल बन जाएं जहां घूमने के लिए दुनिया से लोग आएँ, तो वो संभव है।
और वो आने वाले समय में होगा भी। एक और छिपा हुआ चेहरा आपका है जो बहुत सारे कम लोगों को पता है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान करते हैं कि दुनिया को पता भी नहीं चले, लेकिन मुझे पता है कि आप सोनिया विहार जिसमें पानी वाटर वाले में बहुत सारे बच्चे जी। खेलते हैं, भारत के लिए पदक भी जीतते हैं, जी, आप उसे सपोर्ट करते हैं हमेशा। आज ही की एक खबर है, अमित कुमार पीलवान ने एशियन गेम्स में माइक्रो सेकंड से हारे हैं और वो सिल्वर मेडल आज उनको मिला है। आज ही की खबर है। और ये सोनिया विहार से। सोनिया विहार के पैरा ओलंपियन हैंगे, पूरा अच्छा। पैरा खिलाड़ी हैं वो। हाँ। और लगभग 400 के आसपास पदक हमारे बच्चों ने नेशनल और इंटरनेशनल जीते हैं वहां से। तो वो मुझे जुड़ा, मैं उसके साथ लगभग 10 वर्ष पूर्व, और मुझे फिर दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया गया, जो दिल्ली की कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन है उसका। हाँ। तो मैं एक जिम्मेदारी लेता हूं उसमें और छोटे छोटे कामों में मदद करता हूं। जैसे प्लेयर्स के पास बहुत अच्छे पैडल्स नहीं है, बिल्कुल। वो क्वालिटी ऑफ पैडल्स इंटरनेशनल और नेशनल में बहुत फ़र्क है, बहुत हल्की चीज़ों से वो चलते हैं। बोट्स, वो मटेरियल नहीं है उनके पास बोट्स का जो एक कंपटीशन में करते हैं। अच्छा। तो वो धीरे धीरे करके हमने, और ये सब मुझे लगता है ईश्वर देता है, और ईश्वर इसीलिए देता है कि आप लोगों की मदद कर पाएँ। सामाजिक जीवन का यही फ़ायदा है। जब हम लोग किसी का भी पॉडकास्ट करते हैं, जब भी हम लोग, तो हम बहुत सारे मेहमानों की बहुत सारे जीवन कुंडली को खंगालते हैं। जी। तो उसमें से एक फोटो मैंने देखा कि मनोज तिवारी जी हैं और वो यमुना के ऊपर आप लोग योग कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून का। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो थी। हमारा वाटर स्पोर्ट्स क्लब जो है सोनिया विहार वाला, वो हर वर्ष करता है। अच्छा। और वाटर में योगा, पानी के ऊपर योगा करते हैं बच्चे। हाँ। तो वो बहुत मनोरम दृश्य होता है, और इस बार और भी शानदार होने वाला है, क्योंकि उसका पाठ खुद सीएम रेखा गुप्ता जी होने वाली है, सांसद जी हैं, मंत्री कपिल मिश्रा जी हैं। तो बहुत विहंगम दृश्य होगा और बहुत अच्छा योगा वहाँ पर किया जाएगा 21 जून को। मैंने देखा उत्तर पूर्वी दिल्ली जहाँ की कमान आपको मिली है, यहाँ बहुत सारे पूर्वांचल के भी लोग रहते हैं। मैंने देखा कि जब केजरीवाल सरकार थी तो उसमें तालाबों में लोग अर्घ दे रहे थे छठ के पर्व में जी। और आप छठ में लगातार मैंने देखा आपको घूमते हुए, हर जगह जाते हुए घाटों पे। तो क्या इस बार जो घाट हमारा यमुना का घाट फिर से ऐसा संभव हो पाएगा क्या? मुझे लगता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई जाएगी कोई ना कोई, क्योंकि जिस प्रकार अपना पूर्वांचल बिहार समाज प्रताड़ित हुआ है छठ के नाम पर, और अपनी कॉलोनी में ही, अपने पार्क में ही गड्ढा खोद कर वो उसको करना पड़ रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी शानदार व्यवस्था फिर से छठ की जाएगी, जिससे यमुना भी दूषित ना हो और लोगों को भी अपना छठ पर्व ठीक से मनाने का मौका मिले। जातीय जनगणना, जो अभी जनगणना मोदी जी ने भी कहा है कि क्योंकि आज़ादी के बाद ये दूसरी दफ़ा ऐसा होगा जब जातीय जनगणना हर जगह, हर राज्यों में होगा। तो इसको आप किस रूप से देखते हैं, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, तो क्या हमारे समाज में ये जातीय जनगणना की आवश्यकता है, या है तो क्यों है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। और हमें अब जब हम बहुत कुछ विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हर जाति का, हर जाति में भी उपजाति का योगदान पूरा इस देश की तरक्की में लग रहा है कि नहीं गई। समय के साथ कुछ जातियां पिछड़ गई, जैसे खेती वाली कुछ जातियां हैं। हाँ। छोटे कार्य करने वाली और कुछ जातियां हैं। हाँ। वो धीरे धीरे इस दौड़ में पिछड़ गई, तो उनको भी मूल उसमें लाना है और देश की प्रगति में उनको भी सहायक बनाना है। जिस प्रकार से मोदी जी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, 33% आरक्षण दिया है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ की 10 और 20% ही महिला काम करती हैं। अच्छा। तब हम इतनी उच्च अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। जब हमारी 100% महिलाएं काम करेंगी तो अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच जाएगी हमारी? दूरदृष्टि है। और सभी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो योगदान करेंगे, जब उनको काम मिलेगा, जब उनको तरक्की मिलेगी, तो वो जाति के हिसाब से पता लग जाएगा कौन सी जातियां मुख्य धारा से पिछड़ गई हैं। तो बहुत अच्छा निर्णय है और ये बहुत अच्छा सहायक होगा मुझे लग रहा आने वाले समय में। क्योंकि यमुना पार को जोड़ने वाला जैसे एक तरफ सिग्नेचर ब्रिज है, सिग्नेचर ब्रिज के बाद जो अभी इसी रोड को हमने देखा डबल डेकर बना हुआ है, क्योंकि पहली बार ऐसा दिल्ली में प्रयोग किया गया, एक तरफ मेट्रो हो, एक तरफ सड़क हो, और एक खास तौर से ये आपके ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में आ रहा है, तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी सौगात है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं वही कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का जो देर से तो आता है, कहीं पे हिस्सा देर से मिलता है, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हिस्सा मिलता है। तो जो भी कल्याणकारी काम हो रहे हैं यहाँ पे, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आपका स्कूल भी चलता है और शिक्षा भी दें, आप पढ़े लिखे शिक्षित और बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ाया है, तो भारत में एजुकेशन सिस्टम में क्या थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए? नहीं, ठीक है। शिक्षा में मुझे लगता है कि अब ज़रूरत है प्रोफेशनल चीज़ों की, कि बच्चे को 10वीं से और 11वीं से ही कुछ ऐसा काम सिखाया जाए जिससे वो कम शिक्षित भी हो तो अपना काम अच्छे से कर पाए। अच्छा। आप, मैं कहता हूँ, नाई की दुकान खोल लीजिए, ऐसे भी लोग हैं जो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हाँ। ऐसे भी लोग हैं जो 10,000 ही कमा रहे होंगे। तो उस टेक्नोलॉजी को सीखना, उनको उचित अवसर देना, इसी प्रकार से कुम्हार का काम है टेक्नोलॉजी के साथ बनाना।
पुराने कुम्हार गाड़िया लोहार जो अपने औजारों को उनको बनाते हैं, तो उसके लिए विश्वकर्मा योजना बहुत सुंदर शुरू करी है प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा। और विश्वकर्मा से जुड़े हुए 15-20 जातियों को उनके काम के लिए पैसा दिया जाएगा, उनको सीखने के लिए, और उनके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए पैसा दिया जाएगा ताकि वो शुरू कर सके। हमारा एक छोटा सा सुझाव है कि हम आपके इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बीच में जमुना जब हम लोग क्रॉस करते हैं, तो अगर क्रॉस करने के बाद कोई ऐसी सेना बनाया जाए, मतलब युवाओं का एक गुट बनाया जाए, टीम बनाया जाए, जो पूजा सामग्री को यमुना में डाल देते हैं, गंदा मैली हम लोग खुद ही करते हैं, या कुछ कारखानाओं पे उस पर थोड़ा रोक लगाई जाए, या उसका पैरेलल एक नाली निकाला जाए या कोई नाला निकाला जाए जो सीधे वो गंदगी यमुना में ना जाए। तो क्या इस पर कुछ पहल किया जा सकता है? जी बिल्कुल। ये देखिए, उस वक्त की बात थी जब सिर्फ यमुना ही रिवर्स ही हुआ करती थी इस कार्य के लिए। अब तो ये है कि मुझे लगता है कि अगर यमुना रिवर के किनारे पे बहुत गहरा गड्ढा खोदकर दबा दी जाए तो भी उनकी वो हो जाती है, जिसे कहें। तो इस प्रकार की शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसमें मुझे लगता है कि एक एनजीओ के माध्यम से हम सभी को काम करना चाहिए, और वहाँ पे कुछ बास्केट्स लगा देनी चाहिए कि पूजा सामग्री इसमें डालें। हाँ। हम उचित स्थान पर इनको पहुँचा देंगे। जिस प्रकार से कुछ लोग अननोन लोग मर जाते हैं और उनकी अस्थियों को लोग विसर्जित करने जाते हैं गंगा में, हरिद्वार या कुछ भी, तो बहुत अच्छा काम रहेगा। और उसमें हम सरकार की तरफ से और पर्सनल भी कोई मदद चाहिएगी तो उसमें टीम को देंगे। एक और बड़ी अच्छी योजना हो सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के राज्य में जब से 500 वर्षों का तपस्या जो पूरा हुआ, प्रभु राम का भव्य मंदिर बना, दिल्ली के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ के बहुत सारे फ्लावर्स रोज दिन निकलते हैं, वो वेस्टेज जाते हैं, उससे भी कुछ धूप बत्ती या कुछ ऐसा कुछ ऐसी प्रक्रियाएं बहुत सारी जगह शुरू हो चुकी हैं। गाय माता के, गौ माता के, हाँ, गौ माता के जिसे कहते हैं गोबर से भी, हाँ, यूरिन तो इस्तेमाल होता ही है, हाँ, और इस प्रकार के फूलों से भी वो बहुत सारी चीज़ें, योजनाएं चल रही हैं। तो मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लोग कर रहे हैं कि उसको यूज़ करके उसका खाद बनाना और खाद को फिर पौधों में यूज़ करना, वो चल रहा है। आप इतने एक्टिव रहते हैं, तो आपके जीवन की दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि आप क्लिनिक भी जाते हैं, खेलने, क्रिकेट खेलने भी का भी आपका शौक है। तो मॉर्निंग में तो देखिए वही डिपेंड करता है कि अगर 2 बजे रात को सोए तो 9 बजे उठेंगे, अगर 1 बजे सो गए तो आज 8 बजे उठेंगे। मतलब लगभग 7 घंटे की नींद, 7 साढ़े 7 घंटे की नींद लेते हैं। अगर 11 बजे किसी दिन सो गए तो फिर मैं 6 बजे, साढ़े 6 बजे भी उठ जाता हूँ। तो कुल मिला के ये कि उसी हिसाब से उठना, 1 कप चाय, हाँ, गुनगुना पानी लेना, 1 कप चाय लेना, उसके बाद कुछ हेडलाइंस अगर न्यूज़पेपर की देख सकते हैं वो देखना। उसके बाद घर के जो स्टार्टिंग के कार्य ना, हॉस्पिटल से रिलेटेड अपने अपॉइंटमेंट्स किस तरीके से रखने हैं, आज अपॉइंटमेंट्स कैंसिल तो नहीं करने हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी कार्य आ जाता है पार्टी की तरफ हाँ, से, तो आपने अपॉइंटमेंट्स दिए, मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं कि कोई ब्रेसेस लगाते हैं, हाँ, तो उनको कैंसिल करके वो नेक्स्ट डे बुला लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होती है। तो इस प्रकार से उसकी प्लानिंग करना, और फिर जो जिस दिन का कार्य है, सामाजिक कार्य है या कुछ धार्मिक कार्य है, कहीं भागवत है, कहीं कथा है, कहीं 13वीं है, कहीं कुल्ला है, उसमें जाना, और पार्टी का कोई कार्य है तो उसकी बैठक या मीटिंग में जाना। इसी प्रकार से कुछ लोगों से मिलना, ये चलता रहता है। और शाम को सुबह जब समय मिलता है तब पेशेंट्स देखना, और देखने के बाद फिर वही रात्रि में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए अपनी जिसे कहते हैं सोशल मीडिया पे वर्क करना, और सोशल मीडिया के बाद फिर वही है, रात में खाना खाओ, दूध पियो और सो जाओ। सोशल मीडिया की क्या भूमिका है आज के डेट में? देखिए, बहुत परम भूमिका है उसकी। सोशल मीडिया ही हमें ये बताती है किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, हाँ, किस प्रकार से कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, सोशल मीडिया यही बताती है। अच्छा, और पोल खोलती है सोशल मीडिया। ऐसा ही नहीं है सिर्फ आपने लिख दिया और कर दिया, नहीं, उसकी पोल खोलती है और बताती है कि कौन अच्छा कौन बुरा। ऐसे ही नहीं मोदी जी एक महामानव बन गए हैं, ऐसे ही नहीं उनको भगवान का दर्जा देने लगे हैं कुछ लोग। सोशल मीडिया से ही पता लगता है हम उनके कार्यों का। क्योंकि बहुत सारे लोग मिसगाइड भी करते हैं। जैसे केजरीवाल जी ने तो अगर कोई किसी प्रोजेक्ट में अगर 5 करोड़ रुपए बच गए तो 15 करोड़ रुपए लगा देते थे विज्ञापन में, लोगों को बताने के लिए कि हमने 5 करोड़ रुपए बचाए हैं। बिल्कुल। तो ये उनकी, मतलब मैंने बताया ना, पढ़ा लिखा आदमी बेवकूफ़ भी बहुत सुंदर बनाता है। हाँ, इंटेलिजेंट है अगर वो, तो IAS IRS व्यक्ति है वो, हाँ, तो जब बेवकूफ़ बनाने में लगेगा तो नंबर 1 पे जाएगा। और उन्होंने वही किया, लेकिन काठ की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं है। उनका भव्य शीश महल उनके मौत का कारण बना, उनकी राजनीतिक मौत का कारण बना। और बहुत जो शराब घोटाला और ये सब स्कूल घोटाला, कमरा घोटाला, हर चीज़ में उनका घोटाला था। उन्हें लगा कि जिस प्रकार से वो चीफ मिनिस्टर बन गए, इसी प्रकार से देश को बेवकूफ़ बनाकर एक बार प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। अच्छा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जी बिल्कुल, मोदी से नीचे नहीं सोचते थे वो बनना। हाँ,
उनकी एक योजना थी शराब नीति, एक के साथ एक फ्री, हाँ। ऐसे लोगों को बर्बाद करने के लिए बर्बाद बहुत सारे करने उन्होंने के ऐसी गलतियां किया। बिल्कुल। अभी मैंने देखा है कि रेखा जी ने उनका नाम बदल दिया है, या बहुत सारे डिस्पेंसरी का एक आरोग्य मंदिर ऐसा करके बनाया। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमें लगता है बहुत डेवलपमेंट बड़े ठीक हो रहा है। बदलाव होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों में काफ़ी बदलाव होंगे। बहुत घोटाले थे, अगर किसी दिन विशेष बैठेंगे तो चर्चा होगी। 50 मरीज़ आम आदमी क्लिनिक जो है वो क्या बोलते हैं उनको, मोहल्ला क्लिनिक्स में दिखाते थे और 100 की एंट्री हो जाती थी। अच्छा 50 टेस्ट होते तो 100 की एंट्री हो जाती और बंटता था सभी डॉक्टर से लेके और हेल्थ मिनिस्टर तक अच्छा। सबका। जी। मैंने देखा है कि आपके क्लिनिक के बाहर बहुत भीड़ लगी होती है जब आपकी ड्यूटी होती है, मतलब जब आप किसी एज ए डेंटिस्ट आप उस दांतों को देख रहे होते हैं, बड़े केयर करते हैं, बड़े अच्छे से बातचीत भी करते हैं। तो क्योंकि आपका हाथ का हुनर, मैंने देखा कि बहुत सारे केस जब खराब होते हैं तो बोलते कहीं मत जाओ, डॉक्टर चौधरी के पास जाओ। तो आपका ये जो टेक्निक है, जी मतलब ये अनुभव से हुआ या बिल्कुल, दोनों कॉम्बिनेशन। हाँ देखिए, हम जो बने हैं वो ईश्वर की कृपा से बने। हमारा IQ, हाँ हम किस अंदाज में बात कर रहे हैं, हाँ हम किस अंदाज में कार्य कर रहे हैं, हम हाँ कितना बड़ा सोच सकते हैं, कितना गहरा सोच सकते हैं, वो सब हमारे ईश्वर की देन है। वो हमारे ब्रेन का काम है, केमिकल लो चाहे सारा। तो वो जो ईश्वर ने दे दिया वो तो दे दिया। हाँ अब उसको धीरे धीरे जब आप यूज करते हैं तो वो बढ़ता है, एक्सपीरियंस जो है उसको बढ़ाता है। तो मुझे पता लग जाता है कई बार कि उस डेंटल चेयर में बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि मेरे नीचे दांत में दर्द है, और ऐसे पकड़ के बैठता है, तो मुझे पता लगता था कि इस दांत में ऊपर दर्द है इसके। हाँ और ये अगर देखते हैं तो कई बार ऐसा मिलता है नहीं, नीचे नहीं, वो ऊपर ही दर्द है। अच्छा तो एक्सपीरियंस के साथ ऐसा हो जाता है। 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हाँ मीन्स 10 चेयर्स पे काम करना, 300 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बिल्कुल और ईच पेशेंट की बात करें हम, हाँ तो हमें 100 साल का एक्सपीरियंस इस दे में हो गया है। हाँ और अब तो धीरे धीरे जो है वो कम से कम 700-800 बच्चे डॉक्टर्स बन के गए हैं, साथ में सीख के गए हैं। और उसके पीछे एक प्रेरणा होती है कि ये जब सीख जाएंगे अच्छा, तो बहुत सारी जनता का भला करेंगे। अगर हमारे थ्रू ट्रेन होंगे तो जो गलतियां और लोग करते हैं या कुछ करते हैं, ये नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारी बात करते करते अब हम लोग धीरे धीरे आखिरी पायदान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप जिलाध्यक्ष बने तो सबसे पहला कॉल किसका आया कि हाँ आप इस बार, या सीधे आपने सोशल मीडिया पे देख लिया, कैसे? देखिए, वैसे तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन पहले एहसास हो जाता है, हाँ लेकिन फैक्ट तो ये है कि जब डिक्लेयर हुए तभी पता लगा कि मेरा नाम आया है। जब प्रिंट होके नाम आया हाँ तो तभी पता लगा। और 2-3-4 दिन पहले थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हो जाता है, एग्जैक्टली नहीं पता लगता। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में हाँ। आखिरी क्षणों तक नहीं पता लगता। हाँ रेखा गुप्ता जी CM बनी, किसी को नहीं, कानों का नहीं पता पता, नहीं। कानों का 2-4 घंटे पहले हाँ। एहसास होना शुरू होता है। हाँ जब पुलिस सुरक्षा दी जाती है, कोई भी चीज़ दी जाती है। हाँ क्योंकि मैं 3 बार से प्रयास कर रहा था। हाँ इस बार मुझे पूरा लग रहा था कि इस बार पार्टी मेरे बारे में ज़रूर सोचेगी, पुराने कार्यों को देखेगी और मुझे ज़रूर मौका देगी। और मैं तो ये भी कहता हूँ, पार्टी ने मौका दिया है, अगर मैं उसे अच्छे से नहीं कर सकता हूँ तो पार्टी को सारा अधिकार है उसे बदलने का भी, कोई परेशानी होती है। हाँ लेकिन मैं पार्टी को ये मौका ही नहीं दूंगा, बहुत अच्छे से काम करूंगा। और बहुत सारे लोगों की, जिसे कहते हैं फ़ोन्स, तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ। देखो, ये माध्यम बड़ा अच्छा मिला है मुझे। हाँ। कई हज़ार फ़ोन में आज तक अटेंड नहीं कर पाया हूँ, कई 20-30 हज़ार मैसेज का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ आज तक। अच्छा इतना कम समय मिला मुझे, अच्छा। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोगों से प्रेम है। मैं क्षमा चाहता हूँ इस उनसे। पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को जी बता। जी जी, मैं बहुत हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। और मैं 100% उनका जवाब दूंगा, चाहे मुझे 10 दिन और लग जाएं। और वापस कॉल भी ज़रूर करूँगा। कुछ अननोन नंबर्स हैं, कुछ नॉन नंबर्स हैं। मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं वैसे ही, मुझे एकदम संगठन का कार्य दे दिया गया। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स हमारे जून में सबसे ज़्यादा व्यस्त होता है। आपका आपातकाल 25 जून का, 21 का योगा, 23 तारीख का हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं माननीय, उनका जो है प्रोग्राम होता हैगा, उनकी जो जिस दिन वो शहीद हुए। और उसके बाद ये 5 तारीख को पर्यावरण दिवस, हमारा पूरा 1.5 महीना चलेगा, 1.5 से भी ज़्यादा महीना चलेगा। जी हाँ, मैंने एक पेड़ तो क्या, हमने तो 10-20 पेड़ लगा दिए। माँ के नाम तो हर वर्ष एक पेड़ लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी का थोड़ा काम भी ज़्यादा मिला, और सबको मैनेज करना तो आसान काम नहीं होता है। जब आपके पास 20 लोगों की टीम है जिले में और उनके साथ मिलकर काम करना है, हर मंडल तक पहुँचाना है, तो अभी मैं उनको मैसेज भी करूँगा और उनसे भी लूँगा। और फिर मैंने सबसे पहले अपने सांसद जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने संगठन मंत्री जी को और 20-30 और लोगों को सबसे पहले जाकर धन्यवाद किया और उनसे मिला, मेरे जितने भी वरिष्ठ थे। चिकित्सा और समाज सेवा और भाजपा, उसके अलावा 2 और प्रेम है आपका जो मुझे पता है। वो प्रेम है, घबराए नहीं, आपका 2 प्रेम है। एक तो क्रिकेट का और दूसरा संगीत का। आप गाते भी हैं। तो अगर अपने दोस्तों के लिए कुछ गाना हो तो क्या गाएंगे?
तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो मैं डॉक्टर संगीता के लिए भी गाता हूँ, कभी बैठता हूँ तो उसकी 2 लाइनें मैं सुनाता हूँ। बहुत पुराना गाना है, तो उसकी लाइन ऐसे हैं, मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। गा के। मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है। तो ये गाना मैं कई बार गाता हूँ, अभी तो थोड़ा गला भी बहुत खराब अच्छा। है और अच्छा। आजकल तो एसी की जब हवा लगती है तो गला भी बैठ जाता है, लेकिन ये बहुत फेवरेट सॉन्ग है। तो इस प्रकार के जो गीत हैं, पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है। हाँ। नहीं तो हमें टाइम भी नहीं मिलता याद करने का और उतना समय कम होता है, सुन भी नहीं पाते हम। और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं स्टूडियो का भी लाभ उठाऊंगा और आपके सानिध्य में भी सिंगिंग का कार्यक्रम कोई ना कोई करेंगे। और क्रिकेट जब आप खेलते हैं जी। तो आपकी बैटिंग अच्छी है। हाँ। आपकी अगर मसल्स यहाँ की वीक है हाँ। तो फिर आप अच्छा शॉट नहीं मार पाते। हाँ। और कभी भी बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि 15-1 साल आउट ऑफ टच ऑफ क्रिकेट रहे, लेकिन आप 10 साल से खेल रहे हैं। लेकिन तो जुनून लेकिन है। बॉलिंग मुझे में 25 वर्ष और 35 वर्ष के जो हाँ। लोग करते हैं उनके जैसी ही मैं करता हूँ। हाँ। अगर वो कभी 4 विकेट लेते हैं तो मैं भी 4 विकेट कभी कभी ले लेता हूँ, और कभी कभी वो 2 विकेट लेते तो मैं भी 2 विकेट ले लेता हूँ। कभी कभी उनकी भी पिटाई हो जाती है 10, 12, 15 रन की, तो 4-6 मैच में से एक बार अपनी भी पिटाई हो जाती है, लेकिन किसी किसी मैच में 4 विकेट भी ले लेते हैं। तो पैर में थोड़ा सा घुटने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा स्पिन शुरू कर दी है, लेकिन ठीक है, हम सफल हैं। 55 वर्ष में भी हम 25-35 वर्ष के हाँ। लड़कों के बीच में खेलते हैं, जैसा हम सांसद जी से प्रेरणा लेते हैं अपने। मनोज तो तिवारी जी भी अच्छा खेलते हैं और आप भी खेलते हैं। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन एंड वेरी गुड इन स्विंगर। आपने तो अंपायर भी अपने साथ रखा है इंटरनेशनल। वो भी अनिल चौधरी जी अभी जी, आईपीएल में भी जी, हमने देखा जी, कमेंट्री कर रहे थे। जी, जी। अब वो क्राइम पेट्रोल में आ रहे हैं, अलग अलग जगह आ रहे हैं। देखिए, वो बहुत बड़ी प्रतिभा है। हाँ। हमारे देश का गौरव है। हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश का गौरव है और एक जाट समुदाय का गौरव है वो, क्योंकि जो उन्होंने मुकाम हासिल किया एक सरकारी टीचर के घर में ब्रह्मपुरी में पैदा होके, हाँ। और जिस स्तर तक वो पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है अगर उनको कोई और ऊपर ले जाने वाला समय से मिलता तो वो और ऊंचाइयों को हासिल करते। लेकिन अभी पॉडकास्ट में और बहुत सारी चीज़ में, इंस्टाग्राम और उसमें धूम मची है। हाँ। अनिल चौधरी जी की। मैं भी कभी उन्हें बुलाऊंगा, पूछूंगा जरूर कि डॉक्टर चौधरी जी बिल्कुल, वो बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जरूर एक दिन यहाँ पर लेकर आएंगे। दोस्तों, हर बार हम सभी अपने मेहमानों से बहुत सारी बात करते हैं। आज डॉक्टर यूके चौधरी जी ने बहुत सारी अनकही बातें हम सभी से कहा। टॉक विद टंडन में अब हम सभी अपने मेहमान से करेंगे रैपिड फायर, क्योंकि डॉक्टर यूके चौधरी जी ने बहुत सारी अनकही बातें हम सभी से साझा किया। अब देखते हैं रैपिड फायर में इनका रिएक्शन कैसा आता है। तो पहला सवाल, आपकी सुबह की शुरुआत कैसे और किस चीज़ से? बिस्तर या बिस्तर से उतरकर नीचे एक ग्लास गुनगुना पानी और एक कप चाय। क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? चाय। अगर आप नेता नहीं होते तो क्या होते? तो बहुत सफल डॉक्टर होते और एक और हॉस्पिटल अब तक हो चुका होता, इस हॉस्पिटल को बड़ा बना लिया होता और बहुत सारी चीज़ें और विकसित कर ली होती हेल्थ के क्षेत्र में। आपके फेवरेट लीडर नेशनल एंड इंटरनेशनल? देखिए, नेशनल लीडर तो बिना हिचक के माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, माननीय नड्डा जी और माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी। और इंटरनेशनल? इंटरनेशनल मेरा उतना एक्सपोजर वैसे राजनीति से इंटरनेशनल से नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका नंबर 1 बना है, रशिया नंबर 1 बना, तो पुतिन, ट्रंप, अपना जो इज़राइल को बनाने वाले लोग हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं, लीडरशिप हैं, जिन्होंने देश को नंबर 1 बनाया है और देश को एक मुकाम पे पहुंचाया है, मुझे लगता है उनके अंदर कोई आग होगी जो वो इस प्रकार के देश बने। राजनीति में सबसे मुश्किल चीज़, एक चीज़ जो ज़्यादा मुश्किल लगता है? सबसे ज़्यादा मुश्किल है सबको सेटिस्फाई करना। यू जस्ट कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीबडी, और सबका सहयोग लेना बहुत मुश्किल काम है। एक किताब जो आप पढ़ते हैं और एक किताब जो आप पढ़ना चाहते हैं? जो पढ़ता हूँ वो तो मैं, अब तो किताब नहीं रही, अब तो यूट्यूब समझो आप। हाँ। यूट्यूब पे मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो अध्यात्म पढ़ना चाहता हूँ। अभी पढ़ता हूँ बीच बीच में, ओशो की कुछ किताबें पढ़ता हूँ और जीवन का असली मकसद क्या है वो जानना चाहता हूँ, मतलब जानता भी रहता हूँ। और मैं जो सबसे ज़रूरी मानता भी हूँ और पढ़ना चाहता हूँ, मुझे समय मिले कभी, तो वो अपने वेद और अपने
उपनिषद, इन सब में क्या है उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसको मैं जानना चाहता हूँ कि उस वक़्त लिखे गए वेद और उपनिषद में क्या है। बचपन की एक छोटी सी शरारत जो अभी तक याद है? देखिए, मुझे लगता है शरारतें तो अनगिनत रही होंगी जिस प्रकार हमारी नेचर हुई, पर मुझे याद है कि एक बार मैं अपने पिताजी के साथ स्कूटर पे आ रहा हूँ, 4-5 साल का रहा होऊंगा। तो वो शरारत क्या, मतलब जिसे कहते हैं कि वो एक दिल्ली पुलिस के कोई, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ 1978, ओके। 8 साल का, 7-8 साल का रहा होऊंगा। तो वो कुछ मेरे फादर के पास कुछ स्कूटर के कागज़ नहीं थे, तो उसने बोला भाई कागज़ दिखाओ। उन्होंने कहा भाई, मैं शायद उनके पास फ़ोटो कॉपी थी तो उन्हें ओरिजिनल दिखाओ। उन्होंने कहा मैं ठीक है लेके आता हूँ भजनपुरा। बोला नहीं चालान कटेगा। कुछ ऐसी बात बढ़ती चली गई और उन्होंने बोला कि तेरा पता भी नहीं लगेगा। मतलब 78 में तो पुलिसिंग थोड़ी सख्त होती थी, हाँ। आज तो ह्यूमन ग्राउंड्स पे बहुत अच्छी हो गई है। बोला तेरा पता भी नहीं लगेगा और गोली मार दूंगा यहाँ पुश्ते के नीचे गिरा हुआ पाएगा, समथिंग लाइक। तो मैंने उछल के उसकी कॉलर पकड़ ली थी। आई रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर। फादर मुझे याद दिलाते हैं कि उसके साथ गुत्थम गुत्था हो गया 8 साल की उम्र में। तो ये शरारतें हैं। नेता के रूप में आपकी सबसे बड़ी ताकत कौन है? नहीं, नेता के रूप में मेरी ईमानदारी, मेरी लगन और मुझे मार्गदर्शन करने वाले मेरे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी, जिन्होंने मुझे सहन शक्ति बढ़ाई राजनीति में, टॉलरेंस, संयम क्या होता है वो दिखाया। और किस प्रकार, मैं तो बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था उससे पहले, बहुत ही एग्रेसिव जिसे कहते हैं। हमारा हाँ। पूरा परिवार में जो बैकग्राउंड है, फादर भी बहुत एग्रेसिव टीचर रहे। हाँ। तो उन्होंने सिखाया संयम, जैसे स्पोर्ट्स भी हमें संयम सिखाती है, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। और हर व्यक्ति से राजनीति में सीखा जाता है। एक वादा जो आपने खुद से किया है? मैंने खुद से एक वायदा किया है कि मुझे ईश्वर कुछ बनाए ना बनाए, मुझसे कोई गलत काम ना करवाए। तो मैं खुद से ये वादा करता हूँ, मैं गलत काम करने भी निकलो तो कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि मैं उसको ना कर पाऊँ, किसी के लिए मैं गलत ना सोचूं, और मैं कभी भी ईश्वर को ना भूलूं कि उसने मुझे जो कुछ दिया है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और आखिरी सवाल आज के पॉडकास्ट में आपकी राय? देखिए, हम एक जीवन जीते हैं और जीते चले जाते हैं, लेकिन अगर आपसे उस जीवन के बारे में कोई पूछे, उस जीवन के बारे में जाने, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में पूछे, तो मुझे लगता है बड़े दिल की आवाज़ अंदर से आती है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं दिल की आवाज़ों को बाहर निकालने का, अब उनके दर्द को, उनकी खुशी को हर व्यक्ति तक लाने का बहुत बड़ा काम है, उपकार का काम है। और इससे देखिए, पहले हम बुक पढ़ा करते थे, बड़े बड़े लोगों की जीवनी पढ़ा करते थे, लेकिन अब तो पॉडकास्ट ही एक जीवनी है अपने में। हाँ। किसी भी चीज़ के बारे में सीखना, धार्मिक क्षेत्र में सीखना है, धर्म के लोगों के पॉडकास्ट देखिए। डॉक्टर के फील्ड में देखना है, डॉक्टर का पॉडकास्ट देखिए। राजनीतिक फील्ड में आपको सफलता पानी है, राजनीतिक का पॉडकास्ट देखिए। तो ये एक मदद करते हैं जीवन में और भी लोगों की, कि किस प्रकार से आप किसी भी काम में सफल हो सकते हैं और अपनी अच्छी और बुरी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों से। तो चलते चलते हमारे पॉडकास्ट में अगर कोई मरीज, कोई पेशेंट जो आपके हॉस्पिटल में आता है, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद क्या क्या उसको कुछ गिव अप मिल सकता है, कुछ रिवॉर्ड? बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अगर कोई गरीब व्यक्ति इसको देखता है, असमर्थ अनाथ व्यक्ति देखता है, कोई विडो देखती है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी देंगे। और अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है जी मैंने आपको वहाँ देखा और वहाँ से मैंने आपसे बोला कि आप कुछ हमारा फ़ायदा भी करते हैं, कुछ कंसेशन भी देते हैं, तो उनको भी 20, 30, 40% कंसेशन हम देंगे। और इसके माध्यम से अगर हम ये सेवा कर पाए तो अपने को भाग्यशाली समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का यह टॉक विद टंडन का यह पॉडकास्ट, डॉक्टर यूके चौधरी जी ने बहुत बेबाकी से हमारे हर सवालों का जवाब दिया। और आशा है आप हमारे इस पॉडकास्ट को कहीं भी देख रहे हो, आप इसे हर रविवार को नए मेहमान के साथ देख सकते हैं जियो टीवी पर। साथ ही साथ इसे हमारे ऑफिशियल संतोष टंडन ऑफिशियल पर हमारे पूरा पॉडकास्ट देखकर आप हमें डीएम कर सकते हैं कि आज के पॉडकास्ट में आपने क्या सीखा और आपको क्या अच्छा लगा। अगर आप डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं, जैसा इन्होंने अभी बताया आप सभी के लिए, तो इनके डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर हैं। आप इससे जाकर, हाँ, इनके मोरल हॉस्पिटल में जाकर इसका लाभ ले सकते हैं। और आशा है आज जितने भी लोग हमारी इस पॉडकास्ट को देखे होंगे, अगर आपकी कोई भी सलाह हो और किसे आप देखना चाहते हैं हमारे साथ अगले पॉडकास्ट में, ज़रूर हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी को टॉक विद टंडन को इतना प्यार देने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्ते।